वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी व्रेन। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विंडो एयर कंडीशनिंग। ठीक है, जो विंडो एयर कंडीशनर होता है, जिसको विंडो एसी भी बोला करते हैं, जो आपके घरों में विंडो में खिड़कियों में लगी होती है, उसकी कैसे फंक्शनिंग होती है, किस तरह से वो काम करता है, इस पे हम नज़र डालने वाले हैं एक बार। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इमेज जो बनी हुई है, डायग्राम जो बना हुआ है, किसका है? विंडो एयर कंडीशनिंग का, यानी कि विंडो एसी का है ये। अब आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले आप लोग जान लीजिए, ये वीडियो देखने से पहले आप जान लीजिए कि आपने रेफ्रिजरेटर की वर्किंग अच्छे से पढ़ी हो। ठीक है, ये जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं, जैसे इवेपोरेटर है, कंडेंसर है, तो उसकी फंक्शनिंग हम रेफ्रिजरेटर वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ अगर इसको देख रहे हो तो पहले रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। ठीक, तो बिल्कुल डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे रेफ्रिजरेटर वाले पार्ट में हम लोग। तो देखिए होता क्या है, सबसे स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो देखिए क्या है, ये आपका रूम है, ये आपका कमरा है, ये आपका स्पेस है। ठीक है, ये क्या है? आपका स्पेस है। ये एरिया जो है, ये आपका स्पेस है, जिसको आपको ठंडा करना है, जिसको आपको कूल आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, कमरे की जो एयर होती है, कमरे के अंदर जो एयर होती है, आप कमरे के अंदर रहते हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, फैन चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो वहाँ से क्या होती है? हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो आपके रूम के अंदर से जो भी एक्टिविटी हो रही है, उससे क्या होती है? हीट जनरेट होती है। तो वो हीट, कमरे की हीट, रूम की हीट क्या होती है? एसी पहले उस गर्म एयर को खींचता है, अपने अंदर लेके जाता है, और फिर उसको ठंडी करके वापस उस कमरे में फ्लो आउट करा देता है, उस कमरे में फ्लो कराता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। देखिए क्या होता है, जो कमरे की गर्म एयर होती है, वो इस वाले पार्ट से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? ग्रिल लगा है। ये क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं फिल्टर है। ठीक है, यानी रूम की एयर जो एसी के अंदर जाएगी, पहले जान लीजिए, आपको ये पता है कि भाई एसी से ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जाती भी है। ठीक है, रूम से ही। ठीक है, तो क्या होता है, रूम की जो गर्म एयर होती है, जो गर्म हो चुकी है, वो एयर जाती है, एसी उसको सक करता है, खींचता है। ठीक है, तो ये क्या ग्रिल लगी हुई है, एक तरह से आप कह सकते हैं फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो इसको प्योरीफाई करके, फिल्टर करके, तब क्या करते हैं, तब ये एसी के अंदर जाती है, खींचते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ इवेपोरेटर। ये वाला पार्ट क्या है? इवेपोरेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रिल यानी कि फिल्टर लगा है। फिल्टर होने के बाद ही वो एसी के अंदर एंटर कर पाएगी हॉट एयर, कमरे की जो गर्म एयर है वो अंदर एंटर कर पाएगी। जैसे ही ये कमरे के अंदर एंटर करती है, तो ये लगा होता है इवेपोरेटर। क्या पार्ट लगा है? इवेपोरेटर। यही वो स्पेस है जो कि ठंडा करता है, कूलिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये इतना सारा एरिया जो होता है, मेटल का होता है, प्लेट्स का एरिया होता है, तो ठंडी ठंडी प्लेट, यानी सारी जगह ठंडा ठंडा एरिया होता है। तो जब इस ठंडे एरिया से, इवेपोरेटर से आपकी गर्म एयर गुजरती है, तो वो हो जाती है ठंडी। ठीक है, वो क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है वो। तो जैसे ही वो कूल डाउन होती है, यहाँ पे लगा हुआ, देखिए कूल डाउन तो हो गई, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ इवेपोरेटर फैन, यानी यही वो फैन है जो एयर को अंदर खींच रहा है, यानी रूम की एयर को फिल्टर से होते हुए, इवेपोरेटर से होते हुए अपने पास लेके आ रहा है। क्योंकि अंदर से एयर को खींचने के लिए आपको कोई फोर्स तो लगाना पड़ेगा, और वो कौन करता है? सक करता है। इसलिए इसको कभी कभी ब्लोअर भी आप लोग बोल देते हैं। ठीक, तो देखिए ये ब्लोअर है, ये पंखा है, जो फैन है, ये एयर को अंदर खींचने के लिए मजबूर कर रहा है कि गरम गरम एयर अंदर आए, आती रहेगी, इवेपोरेटर के कांटेक्ट में आएगी, एयर हो जाएगी कूल, यानी एयर हो जाएगी ठंडी। अब सुनिए, जब एयर ठंडी हो जाएगी, यानी फैन इवेपोरेटर से गुजरने के बाद एयर हो चुकी है ठंडी, यहाँ तक आई गर्म ही थी, जैसे ही यहाँ इवेपोरेटर से होके गुजरी, ठंडी हो चुकी है, कूल डाउन हो चुकी है। अब वो एयर इस फैन के संपर्क में आई, तो ये क्या करता है? फैन यहाँ से ऐसे एयर को खींच रहा होता है, एयर को खींच रहा होता है। उसके बाद एयर को कहाँ भेज देता है? इस एरिया से होकर ऐसे, यहाँ से होके कहाँ? इधर। ठीक है, जब ठंडी हो चुकी है तो इसको यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? देखिए ये सीटी का मतलब है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, जो कि क्या करती है? लिक्विड का एक्सपेंशन करती है, लिक्विड को फैलाती है, जिसकी वजह से लिक्विड और भी ज़्यादा ठंडा होता है, और वही लिक्विड होता है जो कि इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर के पास अपना कुछ थोड़ी ना, वो तो एक मेटल की प्लेट है, एक पाइपलाइन टाइप की है। ठीक है, तो लिक्विड इस सीटी कैपिलरी ट्यूब से ही होके अंदर जो ट्यूब है, यानी पाइपलाइन है, वो इवेपोरेटर में जाती है, और पूरा एरिया कूल डाउन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सीटी कैपिलरी ट्यूब जो है, इसके अंदर पाइपलाइन में अंदर आ रहा है ठंडा ठंडा लिक्विड, जिसकी वजह से इवेपोरेटर ठंडा होता है, कूल डाउन होता है। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन होती है, ये इंसुलेटेड होती है, ये इंसुलेटेड यानी कवर होती है। ठीक है, ताकि उसकी हीट, ठीक है, बाहर की हीट अंदर ना आ पाए, या अंदर की बाहर ना जा पाए। इसलिए हीट ट्रांसफर रोकने के लिए ये क्या करते हैं? वेल इंसुलेटेड, बहुत अच्छी तरह से उसको कुचालक पदार्थ से ढक दिया जाता है, ताकि हीट अंदर की बाहर या बाहर के अंदर ना आने जाने पाए। चलिए,
तो यानी इतना ये ज़्यादा एरिया, जो ज़्यादा एरिया से एयर को खींचा जाता है, सक किया जाता है, जबकि थोड़ा सा एयर, छोटा सा पोर्शन जो होता है, इससे ठंडी एयर अंदर जाती है। ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा एरिया जो होता है उससे एयर को खींचा जाता है और छोटा सा पोर्शन से एयर को कमरे के अंदर, रूम के अंदर भेजा जाता है। तो ये है कोल्ड एयर टू द रूम, कोल्ड एयर जा रही है रूम के अंदर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कोल्ड एयर जो होती है वो, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो भारी होती है, वो थोड़ा नीचे जाती है। ठीक है, और गर्म एयर, जब एक्टिविटी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्म एयर ऊपर उठती है, और गर्म एयर ऊपर उठेगी तो यहाँ इस पोर्शन में अंदर सक कर ले जाएगी, खींच, और यहाँ से जो ठंडी एयर निकल रही है वो कहाँ जाएगी, थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, इस वजह से तो देखिए क्या होता है। उसके बाद अब ये फैन ने एयर खींचा, अब समझिए जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब से आया था ठंडा ठंडा, इवेपोरेटर के संपर्क में आया था, इस इवेपोरेटर पे गरम गरम एयर का फ्लो हो रहा था। गरम एयर का मतलब ऐसे नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जो रूम से गरम एयर आई थी, तो इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं हो, गर्म नहीं होता है। तो ये गरम एयर आई थी, इवेपोरेटर कॉन्टैक्ट में आई, ठीक है, ठंडी एयर होके इधर चली गई, लेकिन उस लिक्विड को जो कि अंदर ही अंदर इस पाइपलाइन में, इस एवेपोरेटर में फ्लो कर रहा था, उसकी हीट एनर्जी बढ़ गई है, यानी वो पहले से ज़्यादा गर्म हो चुका है। गर्म हो चुका है, इवेपोरेटर में जो लिक्विड था वो हो चुका है गर्म, हीटअप हो चुका है थोड़ा सा, तो अब वो बदल चुका किस में, वेपर में, वो गैसियस फेज में आ चुका है। जब वो गैसियस फेज में आ चुका है तो उसको पाइपलाइन के थ्रू लेके आएंगे इधर, और क्या करेंगे उसको सी, मतलब कि यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कंप्रेसर। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कंप्रेसर। ध्यान रखना है, क्या नाम है, कंप्रेसर, ये वाला पोर्शन। इस गरम गैस को कंपेरेटिवली गरम, ठीक है, इससे थोड़ी ज़्यादा गरम गैस को अब क्या करते हैं, कंप्रेसर में लाके कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उसका प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, जो इवेपोरेटर से थोड़ी सी गरम एयर निकली थी वो और भी ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ चुका है, एयर कंप्रेस हो चुकी है, प्रेशर भी बढ़ चुका है, अब ये पाइपलाइन के थ्रू कहाँ जा रही है, ये वेल इंसुलेटेड, सब कुछ क्या है, वेल इंसुलेटेड, खासकर ठंडा वाला पोर्शन जो होता है बहुत ही अच्छी तरह से इंसुलेटेड किया जाता है। अब सुनिए, तो क्या हुआ, जब ये पाइपलाइन के थ्रू होके कंप्रेस्ड एयर, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, उसको कहाँ लाया जाता है, उसको लाया जाता है इस पोर्शन में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंडेंसर। उस पोर्शन में, कहाँ पे, कंडेंसर वाले पोर्शन में लाया जाता है। कंडेंसर में क्या होता है आप जानिए, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है फैन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फैन। तो कंडेंसर में आती है गरम गरम एयर, हॉट एयर आती है आपके किस में, कंडेंसर में आया करती है। अब कंडेंसर में एयर आया करती है तो जान लीजिए यहाँ से फैन फेंक रहा है, क्या, एयर फेंक रहा है, क्या फेंकता है, एयर। अब देखिए कंडेंसर में जो एयर आ रही है वो कंप्रेसर से कंप्रेस होके आ चुकी है, तो उसका टेम्परेचर, कंप्रेसर से आने वाली एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर से भी ज़्यादा, सॉरी, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। यानी कंडेंसर में जो एयर है वो एटमॉस्फेयर, वातावरण की जो एयर है उसके टेम्परेचर से भी ज़्यादा, यानी ये ज़्यादा गर्म एयर है कंडेंसर के अंदर, और ये बाहर से जो एयर आ रही है, पंखा, फैन, उसको थ्रो कर रहा है, एयर को फेंक रहा है किसके ऊपर, कंडेंसर के ऊपर। तो कंडेंसर के अंदर अंदर जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट जा रहा है, जो गैस जा रही थी वो गर्म है, ऊपर से, उसके ऊपर से, यानी ऐसे समझो कोई मेटल की प्लेट है गरम गरम, उसके ऊपर से वातावरण की एयर फ्लो कराओ तो मेटल की प्लेट जो कि वो तो ठंडी होनी है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की एयर जिसको फिल्टर करके लाते हैं, छान के लाते हैं, ठीक है, तो वो एयर, फैन क्या करता है, एयर थ्रो करता है किसके ऊपर, गरम गरम रेफ्रिजरेंट जो कि अंदर है, पाइप के अंदर है, पाइप गरम है और उसके ऊपर से एयर का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है। तो जब तेजी से ठंडी ठंडी एयर का फ्लो होता है, और ये क्या है, कंडेंसर के अंदर जो गैस थी, रेफ्रिजरेंट था, वो गर्म था, तो यानी हॉट एयर, ठीक है, क्या होगी, ठंडी एयर यहाँ से आएगी, कंपेरेटिवली ठंडी, ठीक है, यहाँ से आएगी, और गरम गरम गैस जो है, रेफ्रिजरेंट जो है वो यहाँ से जा रहा है, तो रेफ्रिजरेंट पहले से थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ये हॉट एयर चली जाएगी बाहर। बाहर कहाँ, तो ये वही वाली साइड है जो कि एटमॉस्फेयर में, यानी खिड़कियों से बाहर, कमरे से बाहर वाला जो पोर्शन होता है ये लटका रहता है रूम से बाहर, तो यानी एटमॉस्फेयर को गरम गरम एयर चली जाती है। तो आप फील करके देखिएगा, एसी के पीछे आप जाके खड़े होंगे तो आपको गरम गरम एयर का एहसास होगा, वहाँ से गरम गैसेस निकल रही होंगी, और कितनी गर्म होंगी, तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा गर्म वो होंगी, इसलिए फ्लो हो जाता है आसानी से। ठीक, अब सुनिए, तो ये जो रेफ्रिजरेंट था जो कि पहले गर्म हो चुका था कंप्रेसर में, अब यहाँ पे उसको हमने कूल डाउन किया, ठंडा किया है, तो अब जब उसको ठंडा कर लेते हैं तो वो आ जाता है किस में, वो आ जाता है लिक्विड फेज में, यानी गैस को हम ठंडा करेंगे तो किस फेज में आ जाएगा, लिक्विड।
तो ये ठंडा लिक्विड, पहले से ठंडा हो चुका लिक्विड पाइपलाइन की मदद से जाएगा, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा, कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ चुका था, हाई प्रेशर का लिक्विड यहाँ पे जाएगा, रेफ्रिजरेंट जाएगा। उसके बाद कैपिलर ट्यूब में उसका एक्सपेंशन होगा। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि फाउंटेन में, जैसे फाउंटेन होता है, पानी ऐसे बौछार होती है, चारों तरफ फैल जाता है, तो सारा कुछ ठंडा ठंडा लगने लगता है। ठीक इसी तरह से कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब क्या करती है? एक्सपेंशन डिवाइस से एक्सपेंड करती है, फैलाती है। जैसे चाय को कप में लो तो गर्म लगती है, थाली में फैला लो तो ठंडी हो जाती है। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब करती है लिक्विड को एक्सपेंड करने का काम। गैस जो थी वो कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड में, ठंडी होके अब उस ठंडे ठंडे लिक्विड को और ठंडा करते हैं, किससे? कैपिलरी ट्यूब की मदद से। तो ये लिक्विड जो होता है यहाँ पे और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और वही लिक्विड यहाँ पे हम भेज देते हैं रेफ्रिजरेंट। कहाँ भेज देते हैं? इवेपोरेटर में। फिर से वही रूम की एयर आएगी, फिल्टर होके आएगी, ठंडे ठंडे इवेपोरेटर पड़ेगी और ठंडी एयर यहाँ चली जाएगी। अब सुनिए इसमें क्या होता है, दोनों पार्ट, ठीक है। तो देखो भाई, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट ठंडा होता है, इधर वाला पार्ट कंपेरेटिवली गर्म होता है। तो दोनों पार्ट को सेपरेट करके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी इधर की हीट इधर ट्रांसफर ना हो पाए, इधर की इधर ना हो पाए, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में लगा देते हैं, अच्छे से पार्टीशन करते हैं। नहीं तो ये गर्म वाला पार्ट है, ठीक है, और ये ठंडा वाला पार्ट है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सारा पोर्शन, सारी हीट बेकार चली जाएगी। और ये लगा आपका फैन या मोटर कह सकते हैं, फैन मोटर है ये। इस वाले पंप को, इस वाले फैन को भी रोटेट कराती है, इस वाले को भी आप सेपरेट भी लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली विंडो एयर कंडीशनर क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, साइज में छोटा से छोटा रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक ही मोटर से दोनों को अक्सर चलाया जाता है, ठीक। तो इस तरह से ये था आपकी वर्किंग विंडो एयर कंडीशनर। तो आप देखते हैं कि विंडो एयर कंडीशनर, विंडो एसी जो होता है छोटा होता है, कॉम्पैक्ट रखा जाता है ताकि उसको आसानी से खिड़की वगैरह में फिट किया जा सके। तो इस तरह से आपने देखा, ये वर्किंग थी आपकी विंडो एयर कंडीशनर यानी कि विंडो एसी की। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई। तो आइए स्टूडेंट, अब दो नई साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत कर लेते हैं हम, और पढ़ाई लिखाई चैनल हमारे चैनल का नाम है। आपको इंटरेस्टिंग लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी DBT शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। वेट बल्ब टेम्परेचर WBT। देखिए, हम लोग टेम्परेचर के बारे में आज तक नॉर्मल लोग क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई टेम्परेचर होता है शरीर का तापमान, मानते हैं, ये कोई ठंडी गर्म चीज़ बताने के लिए हम टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। बुखार आता है तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो सभी लोग जानते हैं। अब उस थर्मामीटर को ही पकड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भाई थर्मामीटर होता है, ठीक है, इस टाइप का एक थर्मामीटर होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ऐसे ये इस तरह से एक थर्मामीटर हो गया, उसमें मरकरी भरी होती है, या आजकल तो डिजिटल वाले भी आने लगे, ठीक है। आजकल तो कैसे आने लगे, डिजिटल वाले थर्मामीटर भी आने लगे, इसमें मरकरी वगैरह भरी होती थी, पुराने कांच का जो होता था, ठीक है, उस टाइप का, या डिजिटल थर्मामीटर भी आने लगे हैं। अब देखिए क्या होता है, पहले देख लें ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी सामान्य तापमान है एयर का। इट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, यानी थर्मामीटर से जो एयर का टेम्परेचर नापा जाता है। यानी कि थर्मामीटर को वैसे क्या करते हैं, बुखार आता है तो वो मुंह में लगा देता है, कभी इधर बगल में दबा देता है, ठीक है, तो जीभ के नीचे दबाने को कहता है। तो वो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, आपके शरीर का होता है। इसी तरह से यानी थर्मामीटर को लेके मैं ऐसे एयर में रख दूं तो उस टाइम पे जो रीडिंग बताएगा वो थर्मामीटर, तो वो किसका टेम्परेचर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर की एयर का टेम्परेचर हो जाएगा। तो इट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और कुछ नहीं होता, जिसके बारे में आप आज तक जानते थे, ये वही वाला टेम्परेचर है, ठीक। तो ये हो गया आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इसके बारे में कोई बल्ब क्या है उसको भी देखिए यहाँ पे क्लियर होगा, दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट का मतलब क्या होता है, गीला, ठीक है, वेट का मतलब क्या होता है, गीला। वेट बल्ब टेम्परेचर, यहाँ पे आते हैं WBT। अब देखिए समझिए, ये जो थर्मामीटर था अभी तक नॉर्मल टेम्परेचर नापा, तो इसको थर्मामीटर को ऐसे हवा में हमने रख दिया, और जिसने जो रीडिंग बताई, टेम्परेचर बताया, वो हो गया नॉर्मल टेम्परेचर यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर, अब देखिए ये जो थर्मामीटर है, इसकी जो टिप है, जिसको मुंह में दबाते हैं ना, जीभ के नीचे जो टिप होती है, ठीक है, इसी को बोला जाता है टिप बोल लो, या इसी को बोल लो बल्ब। बल्ब किसको बोला गया, ये जो टिप होती है, जो नॉब होती है, इसी को बोला गया है बल्ब। तो ये जो टिप है थर्मामीटर की, जो हम जीभ के नीचे दबाते हैं, शरीर के संपर्क में लाते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर पता चलता है, उसको कहते हैं टिप, या उसको कहते हैं बल्ब, ठीक है, या नॉब, ठीक। तो देखो क्या है, जब इस बल्ब को आप एक गीले कपड़े से लपेट दो, यानी इस टिप के ऊपर, इस बल्ब के ऊपर आपको क्या कर देना, पूरे थर्मामीटर के ऊपर नहीं,
इस टिप के ऊपर, यानी जो आप मुंह के नीचे दबाते हो जिससे शरीर के संपर्क में लाके तापमान नापते हो, इस टिप पे आप क्या लपेट दो, एक गीला कपड़ा। ठीक है, एक क्या करो, मोस्ट कपड़ा, गीला कपड़ा जब आप इसके टिप के ऊपर, बल्ब के ऊपर लपेट दो, अब तापमान नापो, अब टेम्परेचर नापो। यानी थर्मामीटर था, इसके टिप पे, बल्ब पे गीला कपड़ा, हल्का सा गीला कपड़ा आपने लपेट दिया और अब एयर में रखा है, तो अब जो तापमान बताएगा उसको कहेंगे बैट बल्ब टेम्परेचर। अरे यार, इनके दिमाग में कीड़ा हो गया है क्या? क्यों ये कभी गीला कपड़ा सूखा कपड़ा कर रहे हैं? ठीक है, बार बार क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ फायदा भी है? फालतू में पढ़ाए जा रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो भाई फायदा है उस चीज़ का, कुछ यूज है, एप्लीकेशन है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है। तो देखिए क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ द एयर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, यानी ये एयर का टेम्परेचर है जो कि थर्मोमीटर से नापा जाता है। हुज टिप इज कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, जिसको गीले कपड़े से ढका गया, टिप को, केवल बल्ब को कवर किया गया। क्लॉथ ले लो या कॉटन ले लो, आप रुई से भी कर सकते हैं ना, गीली रुई से। ठीक, तो इस तरह से, यानी इसको टिप को कवर कर देना गीले कपड़े से। अब देखो, अब पहले तो आप मुझे ये बताइए, जब मैंने एयर का टेम्परेचर नापा ऐसे, ठीक है, थर्मोमीटर से, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आया, वो कौन सा आया? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक, जब उस पर गीला कपड़ा लपेट दिया तब जो टेम्परेचर आया वेट बल्ब टेम्परेचर। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि अगर मैंने ड्राई बल्ब टेम्परेचर नापा, थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा, सपोज करो ये आया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना आया? 35 डिग्री सेल्सियस। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर अगर मैं नापूं उसी कमरे का, उसी समय पे 1 मिनट बाद ही अगर टेम्परेचर नापूं, ठीक है, तो कितना आने वाला है वेट बल्ब टेम्परेचर? मतलब कि क्या 35 से ज़्यादा आएगा, क्या 35 से कम आएगा, या 35 के इक्वल आएगा? ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर शायद ज़्यादातर लोग दे पाएंगे, और दे क्या पाएंगे, यही बात है कि भाई जब गीला कपड़ा लपेट दोगे तो थर्मामीटर कम टेम्परेचर बताएगा ही बताएगा। एक नॉर्मल कंसिडरेशन है, ये सभी लोग जानते हैं। तो यानी वेट बल्ब टेम्परेचर क्या आएगा? कम आएगा, मान लिया। ठीक है, कम आएगा तो मैंने कोई वैल्यू ना मान ली, मान लिया कितना आया है? 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक्चुअली में तो जब नापेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन एक एजम्पशन मैंने मान लिया, ठीक है, कि भाई ये 35 आ रहा तो ये 32 आ गया। ठीक, एक मोटी मोटी सी वैल्यू मैंने मान ली। इसका मतलब आपको ये पता चला कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर कम होता है। कम होता है मतलब उस समय पे जो एयर का टेम्परेचर था, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, वेट बल्ब टेम्परेचर उससे कम होता है। कहने का मतलब क्या निकला? अगर आप किसी वस्तु को, अपने रूम को ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जगह वेट बल्ब टेम्परेचर पे लगाओ, ले जाओ, तो आपको कूलिंग महसूस होगी। ठीक है, यानी आपको ठंडक लगेगी। ठीक है, तो हम कैसे ले जा सकते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर पे अपने आप को, इन सब टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यानी अभी आपको क्या पता, ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता चला, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ये जानते हैं भाई गीला कपड़ा लपेटने से ऐसा क्या हुआ कि ये टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, गीला कपड़ा लपेटने से ऐसा क्या हुआ कि पानी, ये क्या है, टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर कम बताने लगा। तो देखो क्या है, सपोज करो ये थर्मामीटर था, इसके ऊपर मैंने गीला कपड़ा लपेटा, अब क्या होगा? जैसी ड्राई एयर, ये वातावरण की एयर है, वातावरण की एयर इसके संपर्क में आएगी, वातावरण की संपर्क इसके एयर में, कांटेक्ट में आएगी टिप के, कपड़े के, गीले कपड़े के। तो क्या होगा भाई, वातावरण की एयर थोड़ी गर्म है तो क्या देगी? इसको हीट देगी, इसको हीट देगी। थोड़ी सी हीट ये थर्मामीटर से लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो पानी है, जो गीला कपड़ा है, उससे वेपराइजेशन होगा, यानी जो पानी है उसका क्या होगा? वेपराइजेशन होगा। वेपराइजेशन होगा यानी वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब आप खुद समझिए, अगर ये आपकी हथेली है, इस हथेली पे मैं पेट्रोल की एक बूंद डालूं, आपकी हथेली पे पेट्रोल की एक बूंद डाली जाए तो क्या होगा? पेट्रोल की बूंद तुरंत वेपराइज हो जाएगी और आपके हाथ को कैसा लगेगा? आपको महसूस होगा ठंडा, ठंडा लगेगा, कूल लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल की बूंद आपके हाथ पे पड़ी, उस बूंद ने आपकी हाथ से उष्मा ली, हीट ली, और वो हीट लेके वेपराइज हो गई, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो आपके हाथ से हीट ली गई तो इसलिए आपको ठंडा लगा। ठीक उसी प्रकार जब इसको आपने गीले कपड़े से ढक दिया है तो यहां से आएगी एयर, एटमॉस्फेयर की एयर यहां से आई। ठीक है, और क्या होगा? एयर यहां से आएगी। अब क्या होगा? इस एयर, जो एटमॉस्फेयर की एयर है जो कि गर्म है, ये अपनी हीट देगी किसको? वाटर को। गीला कपड़ा है तो कपड़े में पानी मौजूद है, उसको देगी हीट, तो वाटर का होगा वेपराइजेशन, वाटर का होगा वेपराइजेशन। तो क्या होगा भाई, वेपराइज कब हुआ? जब उसने एयर की हीट ली। तो यानी एयर की हीट ली तो एयर का टेम्परेचर हो गया है कम, एयर का टेम्परेचर हो गया है कम, तो थर्मामीटर बताएगा एयर का टेम्परेचर, जो कि क्या बताएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम बताएगा, इसलिए ये बताता है कम। ठीक है, तो यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? कुछ वेपराइजेशन हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर थोड़ा कम दिखाता है।
ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, गर्म, कम होता है। ठीक, अब सुनो भाई, ये एयर ने अपनी हीट एनर्जी इसको दी। अब खुद समझो भाई, ये एयर थी, ठीक, इसमें पानी की कमी थी, यानी मॉइस्चर इसमें घुल सकता था, इसीलिए तो वेपराइजेशन हुआ। भाई ये वेपराइजेशन होके पानी जाएगा कहाँ, घुलेगा तो एयर में ही, ठीक है। लेकिन अगर इसका वेपराइजेशन ना होता मतलब एयर में पहले से ही जितना पानी घुलना चाहिए था उतना घुला होता, तो इसका वेपराइजेशन हो पाना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। मतलब अगर ये एयर पहले से सैचुरेटेड होती मतलब कि इसमें पानी जितना घुलना चाहिए, मैक्सिमम जितना घुलना चाहिए उतना मॉइस्चर घुला होता, उतना वाटर वेपर घुला होती, तो इसको कहते हैं सैचुरेटेड एयर। तो उस केस में कोई भी वेपराइजेशन नहीं होता, तो फिर चाहे गीला कपड़ा लपेटते कि सूखा कपड़ा लपेटते कि ना लपेटते, सारे टेम्परेचर बराबर होते, सारे टेम्परेचर क्या होते, बराबर। तो एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होता है किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होता है किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से, ठीक है। फॉर किसके लिए, अनसैचुरेटेड एयर, किसके लिए, अनसैचुरेटेड एयर के लिए। अनसैचुरेटेड एयर के लिए मतलब एयर में वाटर वेपर अभी घुल सकती है तब, ठीक है, ये होता है। लेकिन फॉर सैचुरेटेड एयर, किसके लिए, सैचुरेटेड एयर जिसमें पानी की मात्रा जितनी घुलनी चाहिए उतनी घुल चुकी है, अब और नहीं घुलेगी और मॉइस्चर उसमें ऐड नहीं किया जा सकता। जब नहीं किया जा सकता, वेपराइजेशन नहीं होगा, वेपराइजेशन नहीं होगा तो एयर की हीट इसको वाटर वेपर को नहीं ट्रांसफर होगी। मतलब अगर सैचुरेटेड एयर की बात करें तो वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर होगा किसके, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अनसैचुरेटेड एयर है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा कम होता है, ठीक है, इस तरह से। और सैचुरेटेड एयर की बात करें तो वाटर क्या कहते हैं, ये WBT, ठीक है, और DBT दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाए। आइए दोस्तों अब देखते हैं ह्यूमन कंफर्ट, यानी कि जब हम लोग AC में बैठे होते हैं तो कैसे पता चलेगा कि किस टेम्परेचर पे एक इंसान को, एक ह्यूमन को कंफर्ट महसूस होगा, यानी AC का टेम्परेचर कितना करें, ठीक है, यानी AC को किस कंडीशन पे सेट करें कि इंसान को हमेशा कंफर्ट रहेगा, यानी उसको दिक्कत हो, यानी ना तो ज़्यादा सर्दी लग रही हो, ना ज़्यादा गर्मी लग रही हो, ना पसीने आ रहे हो, चिपचिप हो रही हो, ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन बनी रहे। तो ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है और क्यों ये ऑब्टेन करना हमारे लिए है ज़रूरी। तो देखिए क्या होता है, पहले जानते हैं ह्यूमन कंफर्ट कैसे अचीव किया जाएगा, क्या वो कंडीशन होती है। देखो क्या होता है, डेली लाइफ, अपने जीवन को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, खाने से हमको मिलती है एनर्जी, ठीक है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी खाने को पचा के एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम होता है हमारे शरीर का। तो वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाई जाती हैं, ठीक है। तो यानी इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से एनर्जी तो मिलती है, साथ ही साथ हीट जनरेट होती है हमारे शरीर में, क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का तापमान, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, लगभग ऑन एन एवरेज 37 डिग्री मेंटेन रहता है। तो इस शरीर का ये काम होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखे, बनाए रखे, ठीक। अब बनाए रखे तो भाई लगातार एनर्जी मिलती रहनी चाहिए ताकि मेंटेन रहे टेम्परेचर। अब देखिए क्या होता है, जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है यानी हीट जनरेट हो रही है, तो हम क्या चाहते हैं, हमें गर्मी कब नहीं लगेगी, सर्दी कब नहीं लगेगी। तो देखो हमें सर्दी कब नहीं लगेगी, यानी कि हमारे शरीर से जब हीट एनर्जी क्या है, ठीक है, जब हीट एनर्जी क्या होती है कि हीट एनर्जी जितनी शरीर को जरूरी है उतनी हीट शरीर ले रहा है, बाकी की हीट जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो गई है, बन गई है, वो शरीर से बाहर जाती रहे। यानी एक तरह से कह सकते हैं जो शरीर में हीट जनरेट हो रही है उसका सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में, या कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हुई है वो बाहर ट्रांसफर होती रहे विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो बाहर ट्रेवल करती रहे, हमारे शरीर से बाहर जाती रहे, ताकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे, तो इंसान को कंफर्ट रहेगा, वो एक्टिविटीज करता रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर 37 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यानी जो हीट जनरेट हो रही है वो बाहर ट्रांसमिट होती रहे, बॉडी से शरीर से बाहर को जाती रहे, तो कहेंगे कि क्या होगा, ह्यूमन कंफर्ट बना रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनिए, तो वो टेम्परेचर कितना होता है, तो जान लीजिए वो जो टेम्परेचर होता है जिसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, तो यानी कि रूम के अंदर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान होना चाहिए, 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहना चाहिए। इस जोन में आके ह्यूमन को हमेशा कंफर्ट महसूस होता है, आरामदेह स्थिति में वो रहता है,
ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान कितना होना चाहिए, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। साथ ही साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए लगभग 50 से लेकर 60% के आसपास, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 50 से लेकर 60% के आसपास। तो ये डाटा वो है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान रखना है, एक नॉर्मल, एक एवरेज, अब देखो क्या है, कोई बहुत तगड़ा आदमी है जिसका शरीर बहुत वजनदार है, ठीक है, तो उसको तो सर्दी कह लोगे, सर्दी लगेगी नहीं, कितनी सर्दी पड़ती रहे, ठीक है। ये दुबला पतला आदमी है, उसको बेचारे को सर्दी ज़्यादा लगती है। तो यानी कि शरीर पे भी निर्भर करता है। लेकिन हम जो बात करें एक एवरेज इंसान की बात करें, नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, तो उसको लगभग ड्राई बल्ब टेम्परेचर 24 से 25, 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 60 डिग्री, सॉरी 50 से 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस कंडीशन में इंसान को कंफर्ट फील होता है, कंफर्ट फील होता है। अब देखिए, कंफर्ट के लिए केवल ये दो ही चीज नहीं है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, और भी कुछ चीजें हैं, और भी चीजें हैं, जैसे कि प्योरिटी ऑफ एयर, ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ना हो, प्योरिटी ऑफ एयर बनी रहे। कमरे के अंदर एयर का फ्लो है, एयर का फ्लो लगभग कितना होना चाहिए, लगभग 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर पर मिनट, कितना होना चाहिए, 8 मीटर पर मिनट। इतना स्पीड रूम के अंदर अगर बनी रहे, इतना टेम्परेचर रहे, इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहे, तो ह्यूमन को कंफर्ट महसूस होता है, ठीक है। तो हमने किस चीज़ को देखा, टेम्परेचर को देखा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देखा, वेलोसिटी को देखा, और साथ ही साथ प्योरिटी ऑफ एयर, ठीक है, हवा की शुद्धता। उसके लिए एसी में बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस करके हम उसको प्योरीफाई करते रहते हैं। बैक्टीरिया वगैरह, नॉइज, स्मेल, ठीक है, यानी बदबूदार एयर अगर बाहर है तो वो नहीं आनी चाहिए, यानी नॉइज वगैरह भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होनी चाहिए, नॉइज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फालतू की स्मेल, ऑर्डर, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तब इंसान को कहेंगे कि वो ह्यूमन कंफर्ट जोन में पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, ह्यूमन कंफर्ट की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। इन 3 कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में ट्रेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है जिससे एक ह्यूमन को आसानी से कंफर्ट फील